जीटीवी में मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। और कल भी ख्याल था, बल्कि उससे पहले भी ख्याल था कि चौधरी परवेज़ इलाही जिस हालत में नज़र आ रहे हैं, जिस तरह उन्हें रखा गया है, हैरत की बात है कि पंजाब में चलें उनके मुखालफिन को छोड़ें कि शरीफ हों, या हत्ता के पीपल्स पार्टी से भी बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन ख़ुद ख़ानदान की बेसी सफ़ाकी काबिल दीद है। एक से कई बार चौधरी परवेज़ इलाही को जो है चौधरी शुजात ने मुलाकात की, कोशिश की कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट ख़ुद चौधरी ख़ानदान बन गया है। मुझे उसकी वजाहत करने की ज़रूरत नहीं कि ख़ानदान में कौन लोग शामिल हैं जो उनके वारिसीन हैं, जो मुस्तक़बिल में इनकी गद्दी पे बैठना चाहते हैं, शायद वही सब कुछ कर रहे हों। चौधरी परवेज़ इलाही एक मुकदमे में बुरे होते हैं कि फिर पता चलता है कि दूसरे में बाहर खड़ा हुआ कोई हाथ में मुकदमा लिए खड़ा होता है। और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक अमर है कि आप अभी देखेंगे कि उन्हें बी क्लास का दर्जा भी नहीं दिया जा रहा। ठीक है, सियासत में होता है, लेकिन ये तमाम लोग जिस तरह रहते हैं जेलों में भी, वो हमने देखा है। इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक अमर ये है कि इस वक्त जो पंजाब के वज़ीर आला हैं, खुद इन आँखों ने देखा है एक से कई बार कि ये किस तरीके से उनके घर के आदमी होते हुए क्या स्क्रीनें नहीं दिखा रही कि परवेज़ इलाही के साथ क्या सलूक हो रहा है। खुद आप देखिए कि वो जेल से कोर्ट में आए, एक परवेज़ इलाही को ज़रा पहले नज़र में लाएं कि जनाब बाकायदा साफ़ सुथरे माशाल्लाह बड़ी इस उम्र के बावजूद अपने को मेंटेन किए हुए थे, लेकिन 1.5 माह, जी हाँ 1.5 माह से ज़्यादा की जेल के बाद जो उनकी हालत ज़ार है, जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं, ज़रा देखिए एक नज़र इसको। अभी भी उसी तरह ही है। देखिए मैं ये जो कपड़े मैंने पहने हुए हैं ना, ये 7 दिन से इसी को धो के बना रहा हूँ। और देखने वाली बात ये है कि ना कोई दवाई है, ना डॉक्टर है, ना दवाई। बात करने दो, क्या हो गया तो मैं उधर जाके जय साहब से बात करूँ, इधर से। और ना कोई दवाई है, ना कोई चीज दे रहे हैं, और ना कोई अंदर बिजली का है, हर वक्त बंद रहती है। और कसूर क्या है, आम नॉर्मल केस ही नहीं है कोई। टांगे मैं टेढ़ी करके सुनता। उन्होंने कहा जी कि इनके बकाया 50% टेस्ट होने हैं, और क्योंकि इनके पाँव सूजे हुए हैं, वो खास कंडीशन मानते हैं, और गर्मी और हीट की वजह से इनके मैदे पे असर है, और मैदा भी इनका खराब है। वो जेल की इनको सूखी खादी रोटी इनके लिए वो घी के बगैर चाहिए। सुना आपने, और एक बार फिर मैं दिखाऊंगा कि ज़रा चौधरी साहब को दिखाइए कि किस हालत ज़ार में वो ये कह रहे हैं कि कत्ल के मुलजिमों को भी इस तरीके से नहीं रखा जाता, सख्त से सख्त जो है सज़ाएँ होती हैं, उसके बावजूद नहीं रखा जाता। नहीं, वो दिखाइए ज़रा जो चौधरी साहब का चेहरा, जिसमें वो अपना बयान कर रहे हैं कि उन्हें किस कोठरी में रखा गया है, किस हाल में रखा गया है, दवाएँ नहीं दी जा रही, डॉक्टर नहीं दिया जा रहा, और कह रहे हैं जो कपड़े पहने हुआ हूँ वो 7 दिन से मैं कपड़े पहना हुआ हूँ। मुझे हैरत है कि आसमा जहांगीर की ह्यूमन राइट कमीशन का कोई रुकन चौधरी परवेज़ इलाही के बाद में नहीं बात कर रहा। मुझे हैरत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो शहीदों और जद्दोजहद करने वाली पार्टी, और जो हर लाहौर में चौधरी परवेज़ इलाही से मिले बगैर जाती नहीं थी, उनकी तवज्जो नहीं गई, हज़रत मौलाना फजल रहमान की नहीं गई, और सबसे बढ़कर ये कि शरीफ इंतकाम, अगर हुकूमत इतनी इंतकामी हो गई कि एक इस फर्ज से बदला ले रही है, उससे भी ज़्यादा बढ़कर मैं माज़रत के साथ काबिल एहतराम चौधरी शुजात हुसैन, मुझे नहीं इल्म के इस वक्त वो अपने बच्चों के शिकंजे में कितने आ चुके हैं कि उन्हें ये नज़र नहीं आया कि चौधरी परवेज़ इलाही उनके भाई, जिनका खूनी रिश्ता, सियासी रिश्ता, दिन रात का रिश्ता 50 साल से था, वो भी भूल गए। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ अरसलान भट्टी। साहब, अभी मैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जो बयान देख रहा था, आपने भी माशाल्लाह सियासत के सर्दोगर्म देखे हैं, और लोगों को जेलों में फना भी देखा है, लेकिन आपको इल्म है गुजरात के चौधरी एक वदेदार लोग हैं, किस तरीके से लोगों से मिलते हैं। मैं ख्याल उनकी ज़ात से भी इस तरह लोगों को नुकसान पहुँचाया होगा। और फिर मैं ख्याल ये नहीं कह रहा कि आपके दोस्त वज़ीर आला भी उनके घर के आदमी हैं। कल भी आपको उम्मीद थी कि रिहा हो जाएंगे, अभी भी रिहाई, क्या उनकी रिहाई में रुकावट उनका ख़ानदान,
यानी उनके भांजे भतीजे बन गए जो ये समझते हैं कि चौधरी परवेज इलाही एक बार टूट जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, माफ़ी मांग लें, तो आने वाले इलेक्शन में उन्हीं का मुस्तकबिल होगा। ऐसा है भट्टी साहब? जी बहुत शुक्रिया बरेलवी साहब आपका। जो आपने बात की है कि जी रुकावट क्या है, मामला ये है कि रुकावट खुद चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं। वो उनको बारहा कहा गया है, चूँकि गुज़िश्ता रोज़ शाफ़े हुसैन साहब से बात हुई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, तो उनसे कुछ बात ऑफ द रिकॉर्ड हुई, कुछ ऑन द रिकॉर्ड हुई, तो उनका यही कहना था कि मोनस इलाही रुकावट हैं चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाई में। अब ये बात किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक दुरुस्त नहीं है, ये तो वो शाफे साहब बेहतर जानते हैं, चूँकि वो ज़ाहिर डायरेक्टली डीलिंग कर रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि चौधरी शुजात ने चौधरी परवेज़ इलाही को मना लिया है कि वो वापस अपनी जमात में वापस आ जाएंगे और तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह देंगे। मोनस का जो मामला है वो उन्होंने छोड़ दिया है, वो कह रहे हैं जी कि वो जब वापस आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही की जो ज़मानत हुई थी गुज़िश्ता रोज़, उसकी रोपकार जो है आज सुबह जब जेल हुकाम पर पहुंची तो उन्होंने उस पर एतराज़ लगाया कि उनको ये समझ नहीं आई कि ये मशरूत है, ये क्या है, इस पर रिहाई देनी है नहीं देनी है, क्या करना है। वो वापस आज गई, अदालत ने उनको जो FI अदालत थी उस पर खासा लेदे हुई। वहाँ पर जज साहब ने ये कहा कि अगर आपको रोपकार समझ नहीं आती है तो मैं जेल हुकाम को जो है उनको अदालत बुला लेता हूँ और उनको वहाँ नौकरी छोड़ देनी चाहिए। बड़े सख्त रिमार्क्स उन्होंने दिए। अब मामला सियासी है कि ख़ानदानी है, ख़ानदानी मामला खासी हद तक मसलन भट्टी साहब मुझे इसलिए भट्टी साहब मैं आपके पास आऊँगा ब्रेक के बाद। चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुश आमदीद कहता है। ब्रेक से पहले अरसलान भट्टी साहब ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद थे। भट्टी साहब, चौधरी परवेज़ इलाही की जो हमने कल भी बात की, पहले भी बात की, उनकी जो हालत ज़ार है जेल में, जो बता रहे हैं अदालत में, जो कुछ वो एक पंजाब की सियासत का एक बड़ा शफ़ाक रुख है। लेकिन हैरत ये हो रही है कि आपकी जो सहाफ़ती बिरादरी भी माशाल्लाह बड़ा फैज़याब होती रही है। फैज़याब होने का इस तरह नहीं, मैं कह रहा हूँ कि और फिर आपकी ह्यूमन राइट कमीशन भी यहाँ मौजूद है, फिर दीगर सियासी पार्टियाँ भी मौजूद हैं। क्या ये इतनी बेहिस्सी, इतनी शफ़ाकी क्यों नज़र आ रही है भट्टी साहब? और ख़ास तौर पर पंजाब के वज़ीर आला भी इनके घर के आदमी हैं। जी जी साहब, बात यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही को बार बार कहा जा रहा है कि वो इस्लाम कबूल कर लें, नहीं कर रहे। अब इस्लाम कबूल करने से मतलब आप खुद समझदार हैं, आप देख लें कि क्या है मामला। सिर्फ इतना है कि चौधरी शुजात साहब ने गुज़िश्ता जब मुलाकात की थी, तीसरी मुलाकात हुई, उसमें बड़ा वाज़ेह उन्होंने कहा और मोनस को फ़ोन करते रहे। मोनस ने फ़ोन नहीं उठाया चौधरी शुजात का, शाफे ने फ़ोन मिलाया नहीं उठाया, चौधरी शुजात के नंबर से किया उन्होंने नहीं उठाया। बाद में उनका पैगाम सिर्फ ये आया कि आप डटे रहें। बात यह है कि ये पाकिस्तान से बाहर बैठकर बहुत आसान है, लेकिन पाकिस्तान की जेल भुगतना बहुत मुश्किल काम है। नहीं भट्टी साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखें भट्टी साहब, जेल मैं ये मानता हूँ कि पीपल्स पार्टी वालों ने भी जेलें भुगती, शरीफ खानदानी जेलें दी, लेकिन आप क्या ये समझते हैं कि इस पूरा, क्योंकि ये इलेक्शन में रहते हैं अगर 1-1.5 माह, परवेज़ इलाही इस पूरे पंजाब के इलेक्शन में क्या कोई गेम चेंजर हैं? यानी अगर वो PTI से अपनी वफादारियाँ तब्दील कर देते हैं या उनको छोड़ देते हैं, सदात को छोड़ देते हैं, तो नताइज शरीफों के हक़ में बेहतर निकलेंगे? क्या इस वक्त निगरान हुकूमत और शरीफ ख़ानदान उन्हें बड़ी रुकावट समझते हैं? देखिए बरेली साहब, बात सिंपल सी है कि उन्होंने जो तरीके इंसाफ है उसको किसी सूरत भी जो है वो इंतखाबात में उस तरह हिस्सा नहीं ले सकती जिस तरह उन्होंने माजी करीब में हिस्सा लेना था। अब तो हम उनका नाम भी नहीं ले सकते, लेकिन बात यह है कि जो कुछ 9 मई को हुआ है उस साने का हर बंदा, हर तरीके इंसाफ के बंदे को, वो चाहे सदर हैं, वो चेयरमैन हैं, वो उनसे नीचे हैं, वो उसके सेक्रेटरी इतलात थे, वो जो भी थे, वो स्पोक्स पर्सन थे माजी के पंजाब हुकूमत के। मामला सिर्फ इतना है कि वो उनसे कहा गया है कि जी आप आहिस्ता आहिस्ता इससे अपने आप को दूर करें, तो दूर कर लें। मामला यह है कि सियासत के जो आपको पता है कि बड़ी तल्ख हकीकत यह है कि जो आज के हलीफ यानी दोस्त हैं वो कल के हरीफ यानी दुश्मन बन सकते हैं, और जो कल के दुश्मन हैं वो परसों के हलीफ होते हैं यानी दोस्त होते हैं।
कभी आप ऑपोजिशन नहीं, बटीला मेरा कहने का मकसद ये था, बटीला मेरा ये था कि एक तरफ जहांगीर तरीन जैसे मजबूत लोगों ने एक अच्छी पार्टी अलग बना ली है, तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े लोग खासे उनको छोड़कर चले गए हैं, आखिर 1.5 माह से सिर्फ परवेज इलाही क्यों जेल में है? क्या उनका पॉलिटिकल इतना वेट है पंजाब के, ख़ासतौर पर जनूबी पंजाब में, कि 20, 25, 30, 35 सीटें जो हैं वो परवेज इलाही की वजह से मिलेंगी और इसीलिए उन पर ज़्यादा दबाव है कि वफादारी बदल लें? देखिए, अगर तो वो अपनी जो मौजूदा जमात है उसको छोड़कर अलग होते हैं और वापस अपनी पुरानी जमात में आ जाते हैं, तो फिर तो शायद चौधरी शुजात इस हद तक कामयाब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि 30 से 35 सीटें लेने में कामयाब हो जाएं और चौधरी परवेज इलाही का भार दोबारा से जो है उतना ही इसी तरह कायम हो जाए। लेकिन अगर वो इस बात पर अड़े रहते हैं या डटे रहते हैं कि जी मैंने नहीं छोड़नी वो जमात और उसके बाद मैं उसी जमात में रहूँगा, तो फिर यकीनन चौधरी परवेज इलाही साहब के लिए कोई आगे की मंजिलें जो हैं वो आसान नहीं होंगी, मज़ीद मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ेगा। नहीं, बल्कि मैं और भट्टीदा मैं और ज़्यादा वजाहत कर दूं, यानी इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास बहरहाल कोई उम्मीदवार नहीं था ना, इसीलिए उनको 10 सीटों वाले चौधरी परवेज इलाही को अपना चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ा। अब सूरत हाल गालिबन तहरीक इंसाफ के लिए पंजाब में और ज़्यादा मुश्किल है, यानी वो भी ये समझते हैं कि जी परवेज इलाही एक ऐसे पंजाब की सियासत के जोड़ तोड़ जानते हैं जो शरीफों का मुकाबला कर सकते हैं, और परवेज इलाही को भी अपनी अहमियत का एहसास है कि वो अपनी सियासत की आखिरी इनिंग खेल रहे हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इतना पिछले 2 हफ्ते से खासतौर हम जो पूरा एक ड्रामा सनसनीखेज देख रहे हैं परवेज इलाही के घर, क्या इतनी अहमियत इख्तियार कर रहे हैं इस काफ लीग, शरीफ के और PTI के दरमियान उनकी इतनी अहमियत है? बरेली साहब, बात यह है कि आप चौधरी परवेज इलाही को माइनस कैसे करेंगे? वो 2 दफ़ा 3 दफ़ा के वज़ीर आला हैं, यहाँ पे रहे हैं, और डिस्पाइट के सिर्फ 10-12 सीटों पे वो वजारत आला ले लेते हैं, तो इसका मतलब है कि वो इंपॉर्टेंट आदमी हैं। नून लीग ने उनको ऑफ़र की थी माजी में जब वो बनी गाला चले गए, लेकिन उन्हें नून लीग ने कहा कि जी आप उनसे बातचीत तय कर लें चौधरी शुजात ने, तो परवेज इलाही तब भी वज़ीर आला थे। यानी अगर नून लीग की गवर्नमेंट चल रही होती और असेंबलियाँ भी मौजूद होती तो परवेज इलाही इस वक्त वज़ीर आला पंजाब होते, लेकिन उन्होंने सियासी फैसला था उन्होंने किया, लेकिन उसको उनका जो रिपरकशंस थे वो उनका बाउंस बैक हो गया। लेकिन चौधरी परवेज इलाही की अहमियत पंजाब की सियासत में आप कभी भी माइनस नहीं कर सकते। अगर आने वाली हुकूमत ने लोकल बॉडीज़ आपके बल्दियाती इंतखाबात कराने हैं तो चौधरी परवेज इलाही वाहिद आदमी हैं जो इनको जिता भी सकते हैं और इनको बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी दिला सकते हैं। दूसरा कोई शख्स सामने नहीं है। चौधरी मैं थोड़ा सा आपसे पूछ लूं कि अभी भी उन पर ऐसे मुकदमात हैं, मतलब चौधरी साहब कह रहे हैं ना, बाकी परवेज इलाही पे अगर ऐसे मुकदमात हो कि उन्होंने रिश्वत दी थी, उन पर ऐसे मुकदमात हो कि उन्होंने कोई करप्शन की थी या ये थी, वो तो ठीक है, नौकरियां भी देते हैं लोग, जो भी CM बनता है, फराग अफजल वैसे भी हैं, अगर वो अपने पास से भी बहुत कुछ देते बल्कि लुटाते हैं, तो ये जो केसेस हैं इतनी संगीन नौयत के तो नहीं है कि वो काबिल ज़मानत ना हो। इसीलिए मैंने आपसे जो इब्तिदा में ही सवाल किया था कि चौधरी साहब असल में जो सज़ा भुगत रहे हैं उसमें उनके खुद ख़ानदान का, चौधरियों का भी बहुत बड़ा हाथ है। रजवी साहब, बात यह है कि कौन सा केस है पाकिस्तान में जिसमें ज़मानत नहीं होती, और हमेशा लोगों की हमने देखा कि सियासतदानों के सियासी केसेस में हमेशा ज़मानत हुई है। ये भी सारे सियासी केसेस हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की है, नौकरियां दी हैं, पैसा बाहर भेजा है, पैसा बाहर से आ गया है, वो जो तरक्याती मंसूबे हैं गुजरात को ज़्यादा दे दिए, मंडी बहाउद्दीन को दे दिए, लाहौर के पैसे वहाँ ट्रांसफ़र हो गए। मामला सिर्फ इतना सा है कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही वापस आ जाएँ। घर का वो सुबह का भूला शाम को अगर घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं, ये मिसल है। लेकिन मामला ये है कि चौधरी परवेज इलाही साहब अभी तक डटे हुए हैं, चूँकि मोनस साहब डटे हुए हैं कि जी किसी भी तरह आप डटे रहे, मैं कर लूँगा मैनेज, लेकिन मामला उनके हाथ में इस वक्त नहीं है। चौधरी शुजात साहब ने वापस आ जाए। चलते चलते मैं आपसे आखिरी सवाल ये भी कर लूँ, अल्लाह चौधरी शुजात साहब को भी तवील हयाती दे, मेरी उनसे बड़ी नियाज़मंदी है, लेकिन क्या आप यही समझते हैं कि असल बात ये जो चौधरी ख़ानदान की तीसरी पीढ़ी की गद्दी किसके पास हो उसकी नहीं है कि चौधरी शुजात की औलाद ये समझती है कि जी ये उनका हक़ है, और जबकि चौधरी परवेज इलाही के जो साहबजादे हैं मुनिस इलाही वो बहरहाल इन दो दीगर भाइयों के मुकाबले में आगे बढ़ गए हैं। तो असल ये है कि जो चौधरी शुजात की जो भी इस वक्त छड़ी हैं या उनकी जो कमांड है
वो तो उनके साहबजादों के हाथ में है ना, जिसकी वजह से ये दीवार खिंची है और इतनी यहाँ तक पहुँच गई। बरेलवी साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि देखें, जब मोहनस इलाही वफाकी वज़ीर थे, साबिक आप तो साबिक हो गए, जब वफाकी वज़ीर थे तो तब ये मामला उभरा था इनके फैमिली के अंदर कि जी किसी भी तरह से अगर वो वज़ीर हैं तो सालेक और चौधरी शाफे को भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए था। तो चौधरी शुजात के हवाले से करीबी जो उनके ज़राए थे उन्होंने बारहा इसका वजाहत भी की, इन्होंने कहा भी, लेकिन कुछ नहीं हुआ और मोहनस इलाही वफाकी वज़ीर बना दिया गए। उसके बाद इनके ख़ानदान में दूरियाँ पैदा हुई और अब भी यही है कि चौधरी शुजात साहब अब तख्त पे हैं और चौधरी परवेज़ इलाही साहब तख्ते पे हैं। मामला सिर्फ यही है कि वो चाहते ये हैं कि अगर फैमिली है मुतहद रहे, यकजान रहे और दोनों वज़ीर यानी चौधरी मोहनस भी और चौधरी शुजात साहब के भी बेटे भी और परवेज़ इलाही साहब भी, उनको कोई वज़ारत इस तरह की मिल जाए। शुक्रिया अरसलान भट्टी साहब। अरसलान भट्टी साहब हमें उन तमाम और अवामिल से आगाह कर रहे थे जिनके सबब चौधरी परवेज़ इलाही जिस हाल में हैं, हमने इब्तिदा में भी दिखाया था, 60 दिन से जेलों में हैं। केसेस भी कोई इतनी संगीन नौइयत के नहीं हैं, ख़ासतौर पर सियासत के हवाले से देखा जाए कि जिसमें उनको ज़मानत ना मिले। वो एक अगर मैं ये कहूँ, और आज तक क्यों नहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल या ह्यूमन राइट कमीशन ने उनको ज़मीर का कैदी करार नहीं दिया। चलते हैं ब्रेक की तरफ। और IMF से निकलना मुश्किल है कि आरी सियासत IMF के घुट हो रही है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ साहब पहले तो पिछले साल ही हो गया उनको आए, से ऊपर ही कुछ हो गए, तवातुर से बाकायदा पब्लिकली स्क्रीनों पे कहते थे कि जनाब और कितनी नाक रगड़वाएगा IMF, और अब ये कहते हैं कि जनाब एक से कई बार मैंने ये सुना उनका, और कल भी कह रहे थे और बहुत बड़े मजमे में कह रहे थे कि जनाब अब हम जहाँ जाते हैं हमारा चेहरा देखते ही कहते हैं कि जनाब भिखारी आ गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ यकीनन अपनी शर्मिंदगी का इत्तराफ़ कर रहे थे, अपनी कोताही का इज़हार कर रहे थे, लेकिन आप गौर करें कि कितना बड़ा अलमिया है कि 1.3 अरब डॉलर के लिए या सऊदी 2 अरब डॉलर के लिए या 3 अरब डॉलर के, और कोई इनसे ये नहीं पूछता कि सिपेक जिसको आप पर बड़ा नाज है, जो फ़ख्र है, उसके 43.5 बिलियन डॉलर जो है, जो गेम चेंजर कहलाते थे, कहाँ गए? 25 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट कहाँ गया? ये सब ये जो पिछले 10 साल में आपको मिलते रहे। तो बहुत सारे सवालात हैं मौजूद, और मैंने फिर कहा कि अफसोस होता है ये देखते हुए कि सारी दुनिया जब पाकिस्तानी देखते होंगे स्क्रीन पर अपने वज़ीर आज़म को, जो मुस्तक़बिल के वज़ीर आज़म भी बनना चाहते हैं, ख़ुद को भिखारी कहना। सुनिए, लिया अपने हाथ फैलाकर खड़े होते हैं। और यानी मैं इसके बारे में क्या कहूँ कि साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हारून शरीफ हमारे साथ हैं। शुक्रिया हारून साहब। आपने देखा होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर किस बेबसी से कह रहे थे, लेकिन IMF और वर्ल्ड बैंक वालों क्या आंखें बंद करके पट्टी बांध के आते हैं? वो हमारे अशराफिया के तिलल्ले तिलल्ले नहीं देखते, वो इनकी पेजेरो गाड़ियाँ नहीं देखते, वो बड़े बड़े 4 स्टार 5 स्टार होटल नहीं देखते? क्या उनके इल्म में नहीं होगा कि 105 करोड़ का बजट जो है ऐवान वज़ीर आज़म का है, 115 करोड़ का बजट जो है हमारे ऐवान सदर का है, हमारे MNA MPA चेयरमैन सेनेट ताहयात अपनी पेंशन तनख्वाहों की मद में करोड़ों और अरबों रुपए ले रहे हैं? क्या इससे सब बेखबर होंगे? शरीफ साहब अपनी इस्लाह क्यों नहीं करते? जी, ये बड़ा एक आपने फंडामेंटल पॉइंट उठाया है, और एक ऐसा मुल्क है जिसकी अशराफिया ख़ास तौर पे अपनी हैसियत से, मुल्क की हैसियत से कहीं ज़्यादा तरीक़ों से रह रही है, अखराजात कर रही है, और वो जो है अखराजात को बढ़ाती जा रही है, और उनको वो बिल्कुल उधर से नज़र बंद किए हुए, उनका ख्याल है कि दुनिया इनको वॉच नहीं कर रही है। एज अगेंस्ट अगर आप थोड़े से भी मुहज़्ज़ब डेवलप्ड कंट्रीज को देखें, जब भी उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल या इकोनॉमिक प्रेशर आता है, तो वो पहला काम ये करते हैं कि वो अपनी हुकूमत चलाने का खर्चा फ्रीज कर देते हैं।
क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को एतमाद में लेने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देना होता है। यहाँ हमारी रूलिंग एलीट का एक लोगों के साथ डिस्कनेक्ट है और उनका ख्याल है कि लोगों को एतमाद में लेने की जरूरत नहीं, उनका काम जैसा है चलता रहे। हमने 12 दफा कहा है कि आप अपनी कैबिनेट का साइज कम कीजिए, आप पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को रिव्यू कीजिए। चलिए हारून साहब, ये तो मैंने जरा थोड़ा सा जज्बाती होकर कह दिया, लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो IMF या सऊदी ये सब कुछ आए हैं और गालिब क्या इससे एक जो हमारा सर्कुलर डेब्ट जो सबसे बड़ा मसला है गालिबन 2000 अरब से ज़्यादा है, और फिर स्टील मिल अवाबडा ये पैसे पता नहीं शायद 240 अरब डॉलर खा जाते हैं, तो क्या IMF से फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ में कुछ? लेकिन जो हमारे इंटरनल फॉल्ट लाइंस हैं उसके अंदर कोई सुधार नहीं लाएंगे। वो तो हमारा सब अपना गवर्नेंस का फेलुअर है। ये तो जो IMF आपको पैसा दे रहा है कि जो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं, जो हमने पेमेंट्स करनी है एसेंशियल इंपोर्ट्स के लिए या कुछ हमने बाहर के कर्ज वापस करने हैं, वो एक फ्रेमवर्क दे रहा है जिसके तहत हारून साहब फिर अगर मैं आपसे ये पूछूं तो फिर हम IMF के पैसे आने पर सेलिब्रेट क्यों करें? चावल लेने जाते हैं तो हमें 300-350 रुपए किलो मिलता है, आटा ले जाएं तो 350 रुपये, गोश्त लेने जाएं तो 1000 रुपया, दालें लें तो 300-400 रुपये, पेट्रोल लें तो 272 रुपये। तो हमें क्या फ़र्क पड़ा हारून साहब इसके आने से? क्या दिलचस्पी है हमें इन लोगों से कि IMF के 3 अरब आए, सऊदी के आए, इमारती के आए, इनके गले में हार पहना है कि हम ये सब कुछ हमारे पास क्या दिया है इन्होंने, हमारे पास है क्या? जी, एक जैसे मैंने अर्ज किया डिस्कनेक्ट है। देखिए आप अगर सीक्वेंस देखिए, जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस वक्त सफेद पोश जो हमारे अवाम हैं उनकी तो कमर टूट चुकी है, कोई चांस ही नहीं है कि वो अपना लाइफस्टाइल गिराए बगैर सरवाइव कर सकें। लोग जो हैं तालीम नहीं दिलवा पा रहे हैं बच्चों को अच्छी जगह पर, अच्छी क्या आम जगह पर। आपका न्यूट्रिशन का इनटेक कम हो रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन तो कंसिस्टेंटली 30% पे रुका हुआ है और फूड इन्फ्लेशन उससे भी ज्यादा है। अब इस सूरत हाल के अंदर आप उनको कह रहे हैं कि हमने IMF से और सऊदी अरब से कर्ज ले लिया है। अब मुझे बताएं कि एक आदमी के हालात में इस पे क्या असर आएगा? ठीक है हारून अली शाह, वही जो बात आपने दो जुमलों में समेट दी कि IMF के भले आए, सऊदी आए, तमाम इमदाद आए, आम आदमी का इससे क्या फर्क पड़ेगा? चलते, शुक्रिया आपका हारून शरीफ साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और चलते चलते एक बड़ी खबर है कि तहरीक इंसाफ जो जिसके प्रेस कॉन्फ्रेंसें ज़्यादा हो रही हैं, लोगों को पार्टी छोड़ने की ज़्यादा खबरें आ रही हैं। सिंध के शहर हैदराबाद में खबर आई है कि तहरीक इंसाफ का कोई इलाका है हैदराबाद का जहाँ से उनका यूजी नादिम कामयाब हुआ है। हमारे साथ आमिर जैदी मौजूद हैं, नुमाइंदा GTV। आमिर, क्या आपके लिए हैरत की बात नहीं कि जब अमली तौर पर इंसाफ का कोई नाम नहीं लेता या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, सामने नहीं आता, तो ये किस तरीके से ये कामयाब हो गए यूसी गालिबन? जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, आपने सवाल किया है हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से। तो हैदराबाद के जो बल्दियाती इलेक्शन हैं उसके 9 टाउन की 160 यूसीस पे बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं। MQM की जानिब से जो है बल्दियाती इलेक्शन का मुकम्मल जो है बाइकाट किया गया है। उसके बाद जो है बल्दियाती इलेक्शन में जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक लब्बैक और जो है आज़ाद उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया है। हैदराबाद में सबसे ज्यादा जो है बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले जो उम्मीदवार हैं उसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और यूसी काउंसलर शामिल है। 27 से ज्यादा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो है वो हैदराबाद में बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। इसके अलावा जो है 100 से ज्यादा जो है यूसी जो है काउंसलर वो भी मुंतखब हुए हैं। इन सबका जो ज्यादातर लोगों का ताल्लुक है उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है और हैदराबाद में आज तक बल्दियाती इलेक्शन में MQM जो है वही जीतती आई है। यहाँ के जितने भी शहरी इलाके हैं वहाँ पे जो है MQM बल्दियाती नुमाइंदे हो या कौमी सूबाई असेंबली के इलेक्शन हो उसमें MQM ही जीतती आई है। लेकिन MQM के बाइकाट करने के बावजूद जो है PTI ने उसका भरपूर फायदा नहीं लिया। PTI जो है वो 41 सीटों के साथ हैदराबाद में दूसरे नंबर पे
हुए, जबकि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसने तकरीबन 100 सीटें जीती हैं। इसी तरीके से अगर आज़ाद उम्मीदवारों की बात की जाए तो आज़ाद उम्मीदवार जो 15 है उसमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से दावा किया जा रहा है कि 10 उम्मीदवार जो है आज़ाद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मिल चुके हैं, लेकिन अभी बावसूख जराए से इसकी तस्दीक नहीं हो रही है। अगर आज़ाद उम्मीदवार भी 10 अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 110 सीटें हो जाती हैं। एमक्यूएम की जानिब से मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया गया। इससे पहले जब भी बलदियाती इलेक्शन होते थे तो हैदराबाद, लतीफाबाद, टंडो हैदर इन इलाकों में जो है और टंडोजा यहाँ पर जो है एमक्यूएम ही जीता करती थी, लेकिन ये जो बलदियाती इलेक्शन हुए इस बलदियाती इलेक्शन में जो है। शुक्रिया आमिर ज़ैदी साहब बता रहे थे कि एमक्यूएम के बाइकाट की वजह से तहरीक इंसाफ को फ़ायदा पहुंचा। इसी के साथ ही मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।